Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कलकत्ता का जो केस है हीनियस क्राइम अगेंस्ट द डॉक्टर, उसका स्यूमोटो कोग्निजेंस वो लिया गया है। अगर हम स्यूमोटो कोग्निजेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स ये एक लैटिन वर्ड है और सुप्रीम कोर्ट का वन काइंड ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, जिसके अंदर विदाउट एनी कंप्लेंट या विदाउट एनी अपील के बेसिस पे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन केसेस के अंदर इंटरवेन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे इंटरवेन किया गया, उनका जो स्यूमोटो कोग्निजेंस है वो लिया गया है। जैसे कि आप देखिए कि कोविड-19 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोविड-19 के जो केसेज हैं उनकी रिगार्डिंग में जो स्यूमोटो कोग्निजेंस है वो लिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया कि इस इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर में वन काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है वो एज ए म्यूट स्पेक्टर के रूप से नहीं रह सकते हैं इस इमरजेंसी की सिचुएशन की रिगार्डिंग में। काफ़ी बार हम कस्टोडियल टॉर्चर के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं डीके बासु केस के बारे में। तो आप देखिए कि स्टूडेंट डीके बासु केस के रिगार्डिंग में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्यूमोटो जो कोग्निजेंस है वही लिया गया था कि एक जो बेसिकली एक डायरी है वो मिलता है, उस डायरी के अंदर में कुछ मेंशन किया गया कस्टोडियल टॉर्चर के रिगार्डिंग में, और उस कस्टोडियल टॉर्चर के उस केस को आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा श्यूमोटो कोग्निजेंस के थ्रू अपना एरिया के अंदर में अपने डोमेन के अंदर उसके थ्रू इंटरवेन किया गया। श्यूमोटो कोग्निजेंस आप देखिए कि उसी तरीके से एक ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास में, जिस तरीके से पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म का जो कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से आपको वन काइंड ऑफ ज्यूरिडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का देखने के लिए मिलेगा श्यूमोटो कोग्निजेंस के थ्रू में। स्टूडेंट्स, अगर हम क्राइम अगेंस्ट डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि संडे का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है उसके अंदर मेंशन किया गया एक आर्टिकल के अंदर में क्या एक सेंट्रलाइजेशन लॉ का ज़रूरत है हमारे कंप्लीट कंट्री के अंदर में, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको प्रोटेक्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, कोविड-19 के समय भी हमारा जो आप देखिए कि जो डिजास्टर के रिगार्डिंग का जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, जिससे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के अगेंस्ट में जो वायलेंस है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको यहाँ पे रोका जा सके। कोविड के समय का जो एक्ट है वो यही है कि आप देखिए कि इमरजेंसी एपिडेमिक डिजीज एक्ट है, आप देखिए कि आपको 19th सेंचुरी के समय का देखने के लिए मिलेगा। एक 2019 के समय का भी जो कानून है हमारे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि उसके रिवाइवल के रिगार्डिंग में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको लिखा गया है कि जो डॉक्टर्स का जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में 2019 का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज के पर्सपेक्टिव से, मलेशियन जो पॉलिटिकल लीडर है इंडिया के विजिट के लिए आएंगे, और आप देखिए कि जो ट्रेड का जो एजेंडा है, पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स है उसको इस्टेब्लिश करना एक मेन मैंडेट है वो देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशंस हैं उनके पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि इंडिया और मलेशिया के जो रिलेशन है 2019 के समय में जब कश्मीर को बाइफरकेट किया गया था, उसके बाद में आपको लिटिल बिट आप देखिए कि डिटेटिंग कंडीशन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। इंडिया के द्वारा मलेशिया से जो पाम ऑयल है उसका इंपोर्ट किया जाता था, उसके रिगार्डिंग में भी जो बैन है वो लगाया गया था। और आप देखिए कि पाम ऑयल के रिगार्डिंग में इंडिया का जो डिपेंडेंस है वो आपको मलेशिया के ऊपर देखने के लिए मिलता है। अगर हम डिस्कस करें इंडिया और मलेशिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि 1957 के समय से ही इंडिया और मलेशिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। 1960s के समय में हमारा जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है उसको इंश्योर किया गया उस समय के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि मलेशिया होम है इंडिया का जो लार्जेस्ट डायस्पोरा है, 2.95 मिलियन के आसपास इंडिया का जो डायस्पोरा है वो रहा करता है मलेशिया के वहाँ पे। मलेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आप देखिए कि ट्रेडिंग पार्टनर भी है, 13th रैंक के ऊपर में इंडिया का जो ट्रेड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा मलेशिया के साथ में। 2011 के समय में आप देखिए कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है उसको भी साइन करने के बारे में डिस्कस किया गया था इंडिया और मलेशिया के द्वारा। अगर हम इंडिया के जो मेजरली एक्सपोर्ट किए जाते हैं मलेशिया को उसके बारे में डिस्कस करें तो मिनरल फ्यूल्स हैं। इसके अलावा आप देखिए कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अलावा आपको इंडिया का जो एडिबल मीट है उसको भी बेसिकली एक्सपोर्ट किया जाता है मलेशिया के वहाँ पे। अगर हम मेजर इंपोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो मिनरल फ्यूल है, पाम ऑयल है। पाम ऑयल आपको मेजरली जो इंपोर्ट है वो आपको मलेशिया के वहाँ से देखने के लिए मिलता है।
तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इंडिया एंड मलेशिया के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एक भैया का जो बेसिकली जो नेक्स्ट बनाने का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया गया है कि उनके द्वारा जो घोंसला है वो किस तरीके से बनाया जाता है। अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात के, वहाँ पे गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको अमरेली डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलेगा। अमरेली बेसिकली आप देखिए कि हम काफ़ी बार गिर के पर्सपेक्टिव से रीड करते हैं जहाँ पे एशियाटिक लाइंस हैं, तो गिर का भी कुछ पार्ट है वो अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि अमरेली से लेकर आपको जो भावनगर का जो एरिया है वहाँ पे जो फॉरेस्ट का जो कंडीशंस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं गुजरात के वेस्टर्न पार्ट के वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भैया के द्वारा जो अपना घोंसला बनाने का जो प्रोसेस है उसके बारे में फ़ोटो के अंदर शो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में है, हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा बेसिकली कहा गया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किसी का भी जो सिटीजनशिप है उसको नहीं टेक ओवर किया जाएगा। बेसिकली आप देखिए यहाँ पे हमारे जो 3 नाइबर कंट्रीज हैं वहाँ से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी इंडिया के अंदर आए हैं उनको जो सिटीजनशिप है वो ग्रांट किया जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। आप देखिए कि यहाँ पे डबल जो सिटीजनशिप है उसके भी कॉन्सेप्ट के बारे में काफ़ी बार डिस्कशन देखने के लिए मिलता है। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। इसके अलावा आप देखिए कि आपको आर्टिकल 11 के बारे में जानकारी होना चाहिए जब भी सिटीजनशिप के बारे में रीड करते हैं कि पार्लियामेंट को कंप्लीट अथॉरिटी है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में जो लॉ का फ्रेमिंग है उसका पावर है वो कंप्लीटली पार्लियामेंट के पास में है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि इंडिया और मलेशिया के रिलेशंस के बारे में जब हमने डिस्कस किया तो एक पर्सन है, पर्सन का जो नाम है वो जाकिर नायक है। आप देखिए कि उनके रिगार्डिंग में उनके एक्स्ट्राडिशन के पर्सपेक्टिव से इंडिया और मलेशिया के जो ये जो टॉक्स है उसके अंदर नहीं डिस्कस किया जाएगा उनके बारे में। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि पिछले कुछ ईयर्स के अंदर इंटरपोल का भी यूज किया गया था कि उनको रेड कॉर्नर नोटिस है वो इशू किया जाए, बट रेड कॉर्नर जो नोटिस है उसके द्वारा जो सफिशिएंट एविडेंस है वो नहीं उनके द्वारा एक्सेप्ट किए गए। उनके द्वारा बताया गया कि जो सफिशिएंट एविडेंस है वो नहीं है उन पर्सन के अगेंस्ट में कि उनको रेड कॉर्नर नोटिस है वो इशू किया जाए। आप देखिए कि सिटीजनशिप के पर्सपेक्टिव से हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से है इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनके एक ग्रुप को फॉर्म किया गया है। यहाँ पे एक मीटिंग जिसको कि होस्ट किया गया इंडिया के द्वारा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का एक मीटिंग है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ की मीटिंग के अंदर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनसे इंटरेक्ट करते हुए यूएन का जो नेक्स्ट मंथ के अंदर मीटिंग है वहाँ पे रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से सजेस्ट किया गया है कि आपके द्वारा जो रिफॉर्म्स है उसको वहाँ पे एंडोर्स किया जाए जिससे कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको यूएन के प्लेटफॉर्म के वहाँ पे जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है या रिफॉर्म्स का जो ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है या ग्लोबल सिनारियो है प्रेजेंट समय में डिफरेंट है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में डिफरेंट था। तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ मीटिंग के दौरान में जिसको कि इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है, इंडिया के द्वारा यहाँ पे वर्चुअल फॉर्मेट के थ्रू ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज है उनसे इंटरेक्ट करते हुए यूएन के रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से एजेंडा है उसको यहाँ पे प्रपोज किया गया। ग्लोबल डेवलपमेंट कम्पैक्ट है जिसे एक बेसिकली फंड का पार्ट है जिसके अंदर न्यू टेक्नोलॉजीज है उनका डेवलपमेंट है उनके अडोप्टेशन के रिगार्डिंग में या ट्रेड का जो कैपेसिटी है उसके बूस्ट के पर्सपेक्टिव से इंडिया के द्वारा कुछ फंड है उसको यहाँ पे इनिशिएट किया गया है, कुछ यहाँ पे डोनेट भी किया गया है इंडिया के द्वारा। ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि ग्लोबल साउथ का एक मीटिंग है, लास्ट ईयर भी इंडिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर में। और इंडिया के अंदर जब G20 का जब मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ लास्ट ईयर सितंबर के दौरान में, तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है उसको प्रपोज किया गया था। अफ्रीकन यूनियन नाम का जो ग्रुप है उसको देखिए कि एज ए मेंबर के रूप से ऐड किया गया था इंडिया की मीटिंग के अंदर में, कि जिससे कि ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं नॉर्थ एंड साउथ का जो आप देखिए कि यूएन लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंस है या मेन जो प्लेटफॉर्म है इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे लीडरशिप के रिगार्डिंग में अगर डिस्कशन है तो साउथ के जो कंट्रीज है उनको मोर रिप्रेजेंटेशन है वो ग्रांट करने का ज़रूरत है प्रेजेंट समय के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस के पर्सपेक्टिव से है तो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का मीटिंग है, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का मीटिंग है किसके द्वारा हेड किया इसको होस्ट किया गया है इंडिया के द्वारा। कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि सब क्लिनिकल टीबी के बारे में है।
हमारे यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस के काफ़ी सारे ऐसे केसेज हैं, 42.6% के आसपास ऐसे केसेज हैं जो आप देखिए कि जब तक चेस्ट का जो एक्सरे है उसको नहीं कंडक्ट किया जाता है तो जो ट्यूबरकुलोसिस है उसका जो डिटेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो बेसिकली सब क्लिनिकल जो ट्यूबरकुलोसिस है जिसके अंदर कोई सिम्टम्स है वो नहीं देखने के लिए मिलते हैं, पर्सन वो कंटिन्यूस अफेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से और एक्सरे के बाद में ही डिटेक्ट किया जा सकता है ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो क्लिनिक्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा। तो सब क्लिनिकल जो टीबी है वो एक मेन रीजन है कि इंडिया के अंदर जो टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे जो स्लो रेट के अंदर उनका डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे सब क्लिनिकल जो टीबी है उसके बारे में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि एक्टिव जो सेल्फ ट्रीटमेंट है उसके बारे में डिस्कशन है। बेसिकली यहाँ पे एक टर्म है उसको यूज किया गया कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके द्वारा सेल्फ जो मेडिसिन है या सेल्फ जो मेडिकल का जो केयर है उसको कैरी किया जाता है, कि उनको पता है कि ट्रेडिशनल जो प्लांट है उसका अगर लीव्स को यूज किया गया या उसका जो छाल है उसको अगर यूज किया गया तो उनको इससे बेसिकली जो क्योर करने के अंदर हेल्प है वो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन किया गया है। यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज है उनके एंशंट समय के अंदर ही जो ट्रेडिशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिस है उसके बारे में भी मेंशन है। जैसे कि इंडिया के अंदर में आपको चरक संहिता का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो चरक संहिता के कॉन्सेप्ट के अंदर भी यही बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, ट्रेडिशनल जो प्लांट्स हैं उनको किस तरीके से यूज किया जाता है सेल्फ मेडिकेट का जो प्रैक्टिस है उसके रिगार्डिंग में। तो ये सेल्फ ट्रीटमेंट के बारे में था। यहाँ पे ओरानगुतन नाम का जो प्राइमेट्स है उसको भी शो किया गया है। ओरानगुतन नाम का जो प्राइमेट्स है उसको यहाँ पे शो किया गया है। क्या इंडिया के अंदर में प्राइमेट्स का जो प्रेजेंस है वो है या नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो चरक संहिता के बारे में भी मेंशन है। चरक संहिता बेसिकली आप देखिए कि मेडिकल केयर के पर्सपेक्टिव से ही इंडिया का एक ट्रेडिशनल लिटरेचर है जो चरक के द्वारा लिखा गया था। एक सुश्रुत नाम के भी पर्सन है जिनके द्वारा सर्जरी के पर्सपेक्टिव से बताया गया है इंडिया के ट्रेडिशनल लिटरेचर के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया का जो माइग्रेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में मेंशन है कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ से आपको देखिए कि जो मोर डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में माइग्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है। या काफ़ी बार हम रीड करते हैं कि सिटीज़ के अंदर में जो माइग्रेशन है वो इंक्रीज हुआ है। आप देखिए कि लास्ट सेंसस के दौरान में 31% जो हमारा पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया के अंदर रहा करता था। ये जो नंबर्स हैं वो 35 to 37 तक इंक्रीज हो सकता है जब नेक्स्ट सेंसस है वो कंडक्ट होगा। तो अगर हम माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो यहाँ पे बताया गया है कि सिटीज़ ग्रोथ इंजन है। सिटीज़ ग्रोथ इंजन है मीन्स वहाँ पे इकोनॉमिक जो बेटरमेंट ऑफ लाइफ है, बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, एक्सेस ऑफ एजुकेशन है, एक्सेस ऑफ जो बेसिक थिंग्स है उनका एक्सेसिबिलिटी है। तो उसी के रिगार्डिंग में जो पर्सनस हैं वो वहाँ पे माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा माइग्रेशन के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्पेशली हमारे जो सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो एडिटोरियल्स हैं उनको भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। आप देखिए कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं अगर वो लेबरर के रूप से भी माइग्रेट करते हैं तो उनके ऊपर उन स्टेट्स के जो बेसिकली जो प्रॉस्परस पर्सन्स हैं उनका डिपेंडेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। चीप लेबर का जो अवेलेबिलिटी है वो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में भी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग में जो चीप लेबर है उसका प्रेजेंस होना जरूरी है। तो इसलिए जो माइग्रेंट जो पर्सन्स हैं, माइग्रेंट पर्सन्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि लेबर की एक्टिविटी के रिगार्डिंग में। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो माइग्रेंट पर्सन्स हैं उनको जो बेसिक गवर्नमेंट का जो सब्सिडी स्कीम है, पीडीएस का जो इनिशिएटिव्स हैं वो सब उनको मिल सके उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है प्रताप मुखोपाध्याय का जो पैनल है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि हमारे कंट्री के अंदर में वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें इंडियन रेलवे के पर्सपेक्टिव से है, इंडियन रेलवे के द्वारा प्रेजेंट समय में डिफरेंट जो जोनल एरियाज हैं वहाँ पे आप देखिए कि एक आपको जो टाइमिंग का जो कॉन्सेप्ट है या जो क्लॉक का जो सिस्टम है डिफरेंट सोर्स के बेसिस पे देखने के लिए मिलता है। और हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी सारे जोनल एरियाज़ हैं रेलवे के रिगार्डिंग में, तो सभी जोनल एरियाज़ का एक ही जो टाइमिंग है उसको मेंटेन किया जा सके जिससे कि कोई भी मिसमैनेजमेंट है या यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन है वो ना क्रिएट हो।
तो बेसिकली यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। रेलवे बोर्ड के द्वारा रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है, आरडीएसओ नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनके लीडरशिप के अंदर में यहाँ पे एक जो टाइमिंग है उसके रिगार्डिंग में एक पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो सेंट्रल कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी है और नाविक जो हमारा यहाँ पे आप देखिए कि जीपीएस है, इंडिया का जो जीपीएस है नाविक, उसके थ्रू यहाँ पे बेसिकली जो मूवमेंट है उसको ट्रैकिंग है वो किया जाएगा इसी आरडीएसओ के द्वारा टाइमिंग के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें, आप देखिए कि सेंट्रल कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा है। सेंट्रल कंज्यूमर एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा बेसिकली एक आईएएस कोचिंग है, उसके ऊपर जो फाइन है वो लगाया गया है। फाइन आप देखिए कि इससे अर्लियर फेज के अंदर भी हमने कुछ मंथ्स के अंदर में रीड किया था कि जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा पहले भी कुछ कोचिंग्स के ऊपर जो फाइन है वो लगाया गया था। बेसिकली मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से ये जो फाइन्स है वो लगाया गया है। बेसिकली आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, आर्टिकल 19 के अंदर में आपको बिजनेस का जो राइट है वो है, तो बेसिकली एक बिजनेस का एक्टिविटी है। बट आप देखिए कि आप ट्रेड का जो यहाँ पे जो बिजनेस का एक्टिविटी को कैरी आउट करते हो, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मिसलीडिंग कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से आप बेसिकली चिल्ड्रंस को अट्रैक्ट कर सको कि सभी जो बच्चे हैं हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं। आप देखना कि काफ़ी बार आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारी ऐसी कोचिंग्स है जो इनिशियल फेज के अंदर में है वो इंटरव्यू प्रोग्राम्स है वो कंडक्ट करती हैं। इंटरव्यू प्रोग्राम्स क्यों कंडक्ट किया जाता है, आप देखिए कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, न्यू कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो डेवलपिंग फेज के अंदर में है। इंटरव्यू प्रोग्राम इस वजह से कंडक्ट करवाया जाता है स्टूडेंट्स की, बेसिकली अगर किसी चिल्ड्रन को या किसी स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, फिर मेंस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है आप देखिए कि मेंस के प्रीलिम्स के लिए कितने बच्चे अपीयर होते हैं वो लैक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। फिर कुछ हजार बच्चे के आसपास जो मेंस का एग्जाम लिखते हैं और फिर कुछ 100 के आसपास जो बच्चे हैं, आप देखिए कि कुछ 700 800 जितना वैकेंसीज है उसके रिगार्डिंग में जो बच्चे हैं वो यहाँ पे टोटल फाइनल लिस्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंटरव्यू प्रोग्राम्स इस वजह से कंडक्ट करवाए जाते हैं कि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे वो और फिर बाद में उन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस तरीके से भी शो किया जाएगा वो उन्हीं के स्टूडेंट्स से, उन्हीं के द्वारा उनको प्रिपेयर करवाया गया। तो इस तरीके के जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, फ्री इंटरव्यू का आपने कंडक्ट करवा लिया, उसके बाद में आपके द्वारा बताया जाता है कि वो हमारा ही स्टूडेंट्स है, तो ऐसा जो प्रैक्टिस है वो नहीं होना चाहिए, जिससे कि आप जो रूरल एरिया है जिन बच्चों को अच्छे से जानकारी नहीं है उनको आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अट्रैक्ट कर सको। तो उन्हीं के रिगार्डिंग में जो फाइन है उसको इम्पोज किया गया। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सर हैं वो कुवैत के लिए विजिट किए हैं, वहाँ पे उनके द्वारा काफ़ी सारे इंडिया और कुवैत के जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया गया। आप देखिए कि कुवैत एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, वेस्ट एशिया के वहाँ पे सिचुएटेड है। कुवैत का जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या कतर के नियर बाई एरियाज़ के अंदर ही सिचुएटेड है कुवैत, तो ये आप ज़रूर से देखना कि वेस्ट एशिया के अंदर पर्शियन गल्फ का जो एरिया है वहाँ पे आपको कुवैत है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारा जो फूड के रिगार्डिंग में हमारे जो डोमेस्टिक जितने भी लॉज हैं उसको डील किया जाता है एफएसएसआई के द्वारा। एफएसएसआई के द्वारा माइक्रो प्लास्टिक का जो कंटामिनेशन है उसके रिगार्डिंग में एक इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया। हमारे काफ़ी सारे ऐसे आप देखिए कि जो मसाले हैं उसके अंदर में काफ़ी सारे कंट्रीज़ के द्वारा पेस्टिसाइड्स का जो प्रेजेंस है उसके बारे में मेंशन किया गया था। तो स्टूडेंट्स उसी के पर्सपेक्टिव से उन मसालों का जो एक्सपोर्ट है उससे पहले हमारा एफएसएसआई के द्वारा काफ़ी सारे जो सैंपल्स हैं उनको टेस्ट किया गया। 12% के आसपास जो सैंपल्स हैं वो फेल हुए हैं, एक रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया गया है सेफ्टी स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो बेसिकली ये फूड के रिगार्डिंग में है। पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलता है, तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। सोइल हेल्थ कार्ड है वो उसका भी यही मैंडेट था कि हमारे यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो एक्सेस यूज है, बेसिकली फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स डिफरेंट है, बट जो फर्टिलाइजर्स का जो एक्सेस यूज है उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जा सके जिससे कि हमारा जो सोइल का जो फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके। स्टूडेंट द हिंदू का जो संडे का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर इस फोटो को शो किया गया। बेसिकली नून चाय का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको कश्मीर वैली के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो कश्मीर वैली के वहाँ पे इसका जो टेक्सचर है वो आपको पिंक कलर का
या जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर है वो देखने के लिए मिलता है नून चाय का, जो सोल्टी हुआ करता है लिटिल बिट। तो ये नून चाय का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में फोटोज के अंदर शो किया गया था संडे के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। लीबिया के वहाँ पे सेंट्रल बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपडेक्ट कर लिया गया, तो उसके बाद में जो कंप्लीट ऑपरेशंस हैं उनको आप देखिए कि सस्पेंड किया गया है। लीबिया कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के वहाँ के जो कंट्रीज हैं वो ज़रूर से पता होना चाहिए। आप देखिए मैग्रेब रीजन है उसी के अंदर में लीबिया है, उसका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें जर्मनी के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन इन द फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया है, उसके बारे में मेंशन किया गया। और यूक्रेन के द्वारा आप देखिए कि कहा गया है कि रसिया का एक रीजन है वहाँ पे उनके द्वारा अटैक किया गया। रसिया का ही जो फार ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, उसके बारे में मेंशन है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखिए कि लेबनान के बारे में मेंशन किया गया है। लेबनान नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न साइड ऑफ इजराइल के वहाँ पे सिचुएटेड है, जहाँ पे यूएन का जो पीस कीपर फोर्स है उसके 3 पर्सन है वो इंजर्ड हुए हैं लेबनान के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। आप देखिए कि इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है वहाँ पे कंटिन्यूस विजिट है, यहाँ पे जो हाई प्रोफाइल जो पर्सनैलिटीज हैं उनका कंटिन्यूस विजिट है। तो उन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में वर्ल्ड पेज के ऊपर मेंशन किया गया था। तो ये हमारा जो डिस्कशन था 18 एंड 19 के जो द हिंदू के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके बारे में। आप देखिए कि हमने कुछ दिन 2-3 डेज डिले आपके लिए अपलोड किया है, तो आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।